नमस्ते। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, जिसका फर्स्ट लेसन है परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में किन किन विषयों का अध्ययन शामिल है और वर्तमान में राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो उससे पहले राजनीति विज्ञान है क्या, तो इसके बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत उपलब्ध रहे हैं। कोई राजनीति विज्ञान कोई कला मान रहे, कोई विज्ञान। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों ही है, जिसमें शासन से संबंधित, समाज से संबंधित तमाम नीतियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था वो मुख्य रूप से आदर्शवादी था, मानात्मक था, वर्णात्मक था, आत्मनिष्ठा की प्रधानता थी। उसका जो दृष्टिकोण था वो सीमित था। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत इसका जो जन्म है वो पाश्चात्य यूरोप में हुआ था और यूनानियों को राजनीति विज्ञान का जनक के रूप में श्रेय किया जाता है। राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र और से अलग करने का श्रेय इसको अरस्तु को दे सकते हैं, जिसने राजनीति विज्ञान और दर्शन को दो अलग भिन्न भिन्न कला मानते हुए राजनीति विज्ञान का पिता के रूप में अरस्तु को संबोधित किया जाता है। और आधुनिक राजनीतिक संदर्भ में राजनीति विज्ञान का जनक की बात की जाए तो मैकियावली है। मैकियावली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहने का श्रेय है कि उसने अपने अध्ययन में सर्वप्रथम ऐतिहासिक और अनुभविक पद्धतियों का प्रयोग किया और साथ में राजनीति विज्ञान को धर्म से और नैतिकता से पृथक करते हुए एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं। जिस प्रकार आदर्शवादी विचारक हुए थे प्लेटो, रूसो, हेगल, ग्रीन, लोसाके, जो आदर्शवादी विचारक थे, इन्होंने जो अपनी अध्ययन पद्धति निगमनात्मक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। अरस्तु प्लेटो की बात करें तो हम प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य की कल्पना की है उसने खुद ये बात स्वीकार की है कि मेरे द्वारा जो राज्य की कल्पना की गई आदर्श वो इससे पृथ्वी लोक पे संभव नहीं है, शायद ईश्वर लोक में संभव हो सके। एक ऐसा राज्य कल्पना जिसमें धरातल की वास्तवों से कुछ लेना देना नहीं था। उसने प्लेटो की अगर बात करें रिपब्लिक में समाज में तीन वर्ग बताए थे उन्होंने, एक शासक, एक सैनिक और एक उत्पादक वर्ग, जिसमें हर वर्ग में अलग अलग गुण की व्यवस्था होता है। शासक होगा उसमें विवेक की प्रधानता होगी और जो सैनिक है उसमें साहस, और जो कृषक वर्ग है उसमें आत्म तृष्णा की प्रधानता होगी। और साथ में वो एक न्याय क्षेत्र का भी सिद्धांत देता है जिसमें व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय दोनों की चर्चा कर रहा है। व्यक्तिगत न्याय में वो कहता है कि व्यक्ति अपने निर्धारित आत्मा के अनुसार कर्तव्य का पालन करे और दूसरे व्यक्ति निश्चित रह के कोई रुकावट पैदा ना करे। इसी तरह सामाजिक न्याय की बात करता है, समाज के जो तीन वर्ग है वो अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। इसी के चलते कहने का भाव है प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है वो समाज में तीनों वर्गों को कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत के रूप में कह सकते हैं। उसने ये बात की है कि प्रकृति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। इसकी प्लेटो की जो रिपब्लिक रचना है वो पूर्ण रूप से आदर्शवादी है, कल्पनालोक है और वास्तविकता से हटके है। इसी तरह रूसो ने अपना जो सामान्य हिंसा का सिद्धांत दिया था सोशल कंटेक्स्ट में, तो वो भी एक आदर्शवादी कल्पना है। उसके बाद में हेगल ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा के रूप में अपने विचार प्रकट किए थे, वो भी आदर्शवादी थे। ग्रीन थे जिसने राज्य का आधार शक्ति नहीं हिंसा को माना है,
गोसाकी जो राज्य को सर्वोच्च महत्व देता है। ये तमाम आदर्शवादी विचारक थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी और वर्णनात्मक पत्तियों को प्रधानता दी थी। अब मुद्दा ये है कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसमें किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता था या इसमें किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता था। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में कुछ विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य का अध्ययन है, सिर्फ राज्य से संबंधित गतिविधियां उनका ही अध्ययन करता है, जिसमें गार्नर, बल्सली और गेरिस और एक्टन का नाम मुख्य रूप से ले सकते हैं। इन चारों विचारकों ने यह माना है कि राजनीति परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो मुख्य रूप से राज्य के अध्ययन से संबंधित है। गार्नर तो यहाँ तक कहता है कि राजनीति विज्ञान है उसका प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य से होता है। यानी कहने का भावार्थ है कि व्यक्ति राज्य में जन्म लेता है और राज्य में समाप्त हो जाता है। इसी तरह बल्सली ये भी मानता है राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से। राज्य के बाद में यह मुद्दा उठा कि राजनीति विज्ञान है वो सरकार का भी अध्ययन करता है राज्य के साथ साथ। तो सरकार के अध्ययन के रूप में इसमें लिकोक का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। लिकोक एक बात कहते हैं राजनीति वस्तु वह शास्त्र है जिसका अध्ययन सरकार से संबंधित है। सरकार जो किसी भी राष्ट्र की एक सरकार होती है जो उस राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है उसको हम सरकार के रूप में संज्ञा दे सकते हैं। तीसरा दृष्टिकोण ये मानता है कि इसमें सरकार और राज्य दोनों शामिल हैं और दोनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट का नाम ले सकते हैं। तो गिलक्राइस्ट ये बात कहते हैं राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन है, साथ में उसमें सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान तो सुसूचित था और सिर्फ दृष्टिकोण राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, विधि के अध्ययन के रूप में ही सीमित मानता था। संस्थागत दृष्टिकोण प्रबल देता था। समाज में अन्य घटनाओं को उसमें अपेक्षित ध्यान नहीं दिया था। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पत्तियां थी वो कौन कौन सी थी? तो दार्शनिक पत्ती आती है पहले, जिसको आप निगमनात्मक पत्ती बोल सकते हैं, जो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। तो दार्शनिक पत्ती को अपनाने वाले प्लेटो जिसने रिपब्लिक में, थॉमस मोर यूटोपिया में, और ग्रीन ने एगल, गोसाके, रूसो आदि आदर्शवादी अध्ययन पत्ती की अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। दूसरी पत्ती आती है ऐतिहासिक पत्ती, परंपरागत राजनीति की। ऐतिहासिक पत्ती की बात करें तो मैकियावेली है, बोंदा है और मॉन्टेस्क्यू और ब्रक, इन विचारकों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक पत्ती का प्रयोग किया है। ऐतिहासिक पत्ती के संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि प्राचीन काल में या वर्तमान संदर्भ में ऐसे कौन से राष्ट्र हैं जो उस समय शक्तिशाली थे, वर्तमान में उनका अस्तित्व नहीं है, या ऐसे राष्ट्र जो वर्तमान में प्राचीन काल में एक छोटे से मामूली से राष्ट्र के रूप में थे, आज वर्तमान में विश्व में सर्वस्व बने हुए। इन तमाम गतिविधियों का अध्ययन करते हुए शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसको ऐतिहासिक पत्ती को सर्वप्रथम मैकियावेली ने अपने अध्ययन में प्रयोग किया था, इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। मैकियावेली ने अपने दो चिंतन जो ग्रंथ लिखे थे, द प्रिंस, डिस्कोर्स ऑन लिविंग, दोनों में ऐतिहासिक पत्ती का विस्तृत प्रयोग किया है और यह बात पर पहुंचा है कि शासन व्यवस्था का रूप कैसा होना चाहिए। उसने यह बात लिखी है कि जिस देश के लोग सज्जन है, सच्चरित्र है, गुणवान है, वहाँ गणतंत्र उपयुक्त है, लेकिन जहाँ के लोग भ्रष्ट हैं, लालची है, दरिद्र है, धोखेबाज है, वहाँ एक निरंकुश राजतंत्र की वकालत करता है मैकियावेली। उसके बाद में तुलनात्मक पत्ती की बात करें तो अरस्तु है, मॉन्टेस्क्यू है, लॉर्ड प्राइस है और डी टॉक्विल है। अरस्तु ने लगभग विश्व के 158 संविधानों का अध्ययन करते हुए पाया कि इनकी शासन व्यवस्था का रूप कैसा है, वहाँ के लोगों के दायित्व क्या है, सरकार कैसे चलती है। इन तमाम गतिविधियों करते हुए
अपने अध्ययन में विस्तृत प्रयोग किया था अरस्तु ने। तुलनात्मक बुद्धि का तुलनात्मक बुद्धि के रूप में अरस्तु है, मॉन्टेस्क्यू है, लॉर्ड ब्राइस है, टाकविले है, जिन्होंने अपने अध्ययन बुद्धि विस्तृत प्रयोग किया था। उसके बाद में परंपरागत राजनीति वाली विधि पद्धति आती है, जिसका प्रयोग लोभी डिविड ने किया। तो परंपरागत राजनीति के अध्ययन पद्धति 4 है, विशेष रूप से आदर्शवादी है, ऐतिहासिक है, तुलनात्मक है और विधि पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो इसके लिए एक्सटिन और एप्टर ने यह परिभाषा दी कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा, देश दुनिया से कटा रहा, उन्हीं देशों की व्यवस्था का अध्ययन करता रहा और 4 दीवारों के मध्य सीमित रहा। फिर बात आती है परंपरागत से आधुनिकता की ओर, जिसमें वाल्टर बेजोट, विल्सन और लॉर्ड ब्राइस का नाम ले सकते हैं। इन कृतियों से आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ शुरुआत मानी जाती है, जिसमें वाल्टर बेजोट ने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867 में, विल्सन कांग्रेस गवर्नमेंट 1885 में लिखी, जिसने यह बात स्वीकार की कि अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है या सत्ता है वो कांग्रेस की समितियों के माध्यम से संचालित होती है। वुडरो विल्सन। ब्राइस, जिसने अमेरिकन कॉमनवेल्थ लिखी थी, पुस्तक लिखी 1898 में, जिसने ये बात कही कि हमारे को उन संस्थाओं का विवेचय अध्ययन करना जैसा वो सिद्धांत और व्यवहार में कार्य कर रही है, हम किसी तरह की कल्पना में नहीं आई, यानी जो वास्तविक स्थिति है उसके अवगत कराना सबसे आवश्यक तथ्य लॉर्ड ब्राइस। उसके बाद में चार्ल्स मेरियम की बुक आई 1925 में, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो व्यवहारवादियों की राजनीति विज्ञान के प्रेरणा स्रोत बन गई। उसके चलते एक व्यवहारवादी संप्रदाय का उदय हुआ, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ 1945-39 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। व्यवहारवादी है जिसको स्कूल का संबंध है शिकागो स्कूल से, और जिसके प्रतिपादक की हम बात करें तो डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, डेविड टूमैन, आइजुल्लो, वीके जूनियर, एल.डी. लासवेल आदि महान विभूतियां इससे जुड़ी, और जिसने राजनीति विज्ञान को एक शक्ति के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करने का कदम उठाया। उसके बाद राजनीति विज्ञान को समाज विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया, जिसमें मैकाइवर, डेविड ईस्टन ने अपना जो व्यवस्था सिद्धांत दिया था, इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था समझने का प्रयत्न किया। इसके बाद में आमेट और पावेल ने संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम भी बल दिया, जिसमें उसने कुल 7 आगत और निर्गत करते हुए बताए। इन तमाम गतिविधियों आधुनिक युग में परंपरागत और राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करने वाले हैं लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, अल्फ्रेड कोबन, अन्ना आरेंट, गोगलिन। कहने का भावार्थ है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था वो मुख्य रूप से राज्य सरकार और राज्य सरकार विधि या संस्थाओं तक सीमित था। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति की तमाम घटनाओं का अध्ययन करता है, शक्ति के महत्व देता है, अंतर्विषयक उपागम को बढ़ावा देता है। अंतर्विषयक उपागम यानी समाज की जो समाज में अन्य जो शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, तमाम के अध्ययन के साथ जोड़ के अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। शक्ति के विज्ञान के रूप में पेश करते हैं, व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जिसमें ईस्टन, आमेंड आदि का योगदान है। कहने के बाद है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान है समाज की तमाम घटनाओं को विस्तृत ढांचे के रूप में प्रयोग करता है, जिसमें दल हो गए, दबाव समूह हो गए और मीडिया आदि जो तमाम घटनाएं जो राजनीति को प्रभावित करती हैं उनको विस्तृत अध्ययन करने के और कार्य कर रहा है। धन्यवाद।